नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी की जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे और थ्योरी से जो भी संभावित क्वेश्चन जो यहाँ पे बनेंगे उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा और बताया जाएगा कि थ्योरी से किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं और उनका अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। तो क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे अपन पहली बुक जो शुरू करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था। भारत लोक एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। तो यहाँ पे चलो अपन इस एमसीक्यू सीरीज को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक कारक निर्धारित करते हैं या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है भूविन्यास, दूसरा ऑप्शन जल की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन जलवायु, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञातत्व है कि जनसंख्या वितरण में भौतिक कारक अधिक प्रभावित करते हैं। जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ होगी वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्च है। देखो, समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि जहाँ पे भू आकृति विन्यास अच्छा होगा, जल की उपलब्धता अधिक होगी, जलवायु जो कि एक रहने योग्य या फिर वहाँ खेती के अनुकूल हो, जलवायु अच्छा भौतिक पर्यावरण हो, वहाँ पे लोग क्या होंगे, अधिक मात्रा में निवास करेंगे। जहाँ की उपलब्धता, जल की उपलब्धता से आप अनुमान लगा सकते हो कि उत्तरी भारतीय मैदान, जो अपन विशाल मैदान की बात करते हैं, उत्तर का विशाल मैदान, वहाँ पे जल की उपलब्धता, क्योंकि नदियाँ उपस्थित होने के कारण वहाँ की धरती क्या उपजाऊ है, उपजाऊ होने के कारण क्या है, वहाँ पे अधिक खेती की जाएगी। अनाज की उपलब्धता भी क्या अधिक होगी, तो अनाज की उपलब्धता अधिक होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक लोग निवास करेंगे, तो जिसके कारण वहाँ का जनसंख्या क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी, चलो क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या है, भू उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें भू विन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु तीनों ही कारक क्या होंगे, भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जानने से पहले अपन बता देते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनसंख्या द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जनसंख्या जो के आंकड़े जो प्राप्त किए जाते हैं, जो जनगणना होती है, वो प्रति 10 वर्ष में क्या होती है, गणना की जाती है और उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जनसंख्या के आंकड़े। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ये भारत की पहली क्या थी, जनगणना थी। किंतु पहली संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण का मतलब समझ रहे हो, मतलब पूरे भारत की, और पूरे भारत की, और इसे व्यवस्थित भी बोल सकते हैं कि व्यवस्थित जो से अब वर्तमान में होती है उस हिसाब से पहली कब हुई थी, पहली जनगणना 1881 में। देखो, पहले 1872 में हुई थी, जो किसी ऐसे नहीं कह सकते कि, ऐसे कह सकते हैं कि पूरे भारत में नहीं होकर किसी क्षेत्र विशेष में या एक प्रदेश में होकर ये जनगणना हुई थी। लेकिन 1881 वाली जनगणना है वह संपूर्ण भारत की हुई थी और संपूर्ण जनगणना के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान राज्य में
उच्चावच एवं जलवायु की प्रतिकूल स्थिति के बावजूद जनसंख्या अनुपात के बढ़ने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो पहला ऑप्शन है सिंचाई संसाधनों का विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा ऑप्शन है परिवहन जाल का विकास। तो देखो इनमें अपने को बताना है कि ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें कौन से सही हैं। तो केवल 1 और 2, केवल 3 और 1, 2 और 3। चलो इसकी व्याख्या अपन यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान भारत का सबसे गर्म और सबसे अधिक नुस्खे क्षेत्रों वाला राज्य है। यहाँ औसत वार्षिक न्यूनतम अतिरिक्त की कृषि भी जल संसाधनों पर निर्भर करती है। अतः सिंचाई के संसाधनों विकास एवं जल की उपलब्धता के बढ़ने से राजस्थान की जिलों में जनसंख्या घनत्व तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चीज़ें प्रभावित करती हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि उच्चावच एवं जलवायु जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या हो जाएगा? सिंचाई संसाधनों का विकास। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति, इसकी परिभाषा बताते हैं, प्रति इकाई किलोमीटर में रहने या निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, सबसे कम बताना है अपने को। तो तमिलनाडु ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में दिल्ली। तो आप जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन ये दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या है, जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया जाता है, अधिकतम। और दिल्ली क्या एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने हो गए हैं? प्रति किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 17। दक्षिण भारत के राज्यों में केरल में कितने प्रति किलोमीटर? 880। तमिलनाडु में 555। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। तो ऑप्शन सी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पे सर्वाधिक बताना है और साथ में क्या है, केंद्र शासित राज्य में बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़। तो यहाँ पे सर्वाधिक बताना है, तो सर्वाधिक दिल्ली भी आ जाएगा यहाँ पे। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। देखो अंडमान और निकोबार ये क्या द्वीप समूह है, यहाँ पे जनसंख्या क्या पाई जाएगी? विरल पाई जाएगी। जबकि दिल्ली में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, प्रति किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। चंडीगढ़ में प्रति किलोमीटर 9,258 व्यक्ति निवास करते हैं। पुदुचेरी में 2,547 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। दमन और दीव में 2,199 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। ऐसे ही लक्षद्वीप में 2,149 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। दादरा नागर हवेली में 700 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं और सर्वाधिक दिल्ली में निवास करते हैं, जो 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऑप्शन है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। दूसरा है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि ऑप्शन 1 है केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही, ऑप्शन डी है न तो 1 सही और न ही 2 सही। तो चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। अतः ऑप्शन 1 क्या है? सही है। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है अभिप्रेरित। तो पहली बात करते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण असंशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरित घटकों को दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। अभिप्रेरित घटक क्या होते हैं? जो आकर्षित करते हैं कि किसी स्थान पे आपको रहना या नहीं रहना। तो इसमें आना और जाना अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए व बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों में क्रमशः बढ़ते हुए क्रम में नागालैंड में सबसे कम, केरल में उससे अधिक 4.91%, गोवा में 8.23% दर्ज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे कम क्या आ जाएगा? जो नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि रही है, तो नागालैंड। तो क्वेश्चन में चलते हैं अपन। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डी नागालैंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो ऑप्शन ए में क्या है? द्रविड़, ऑप्शन बी चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी भारतीय यूरोपीय आर्य, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देने से पहले ये आपकी सारणी है जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है। यहाँ पे परिवार, उप परिवार, शाखा वर्ग एवं वाग क्षेत्र, मतलब ये कहाँ पे निवास करते हैं, ये संबंधित जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले देखो ऑस्ट्रिक, जिसे निषाद भी कहा जाता है, 1.38%। दूसरा द्रविड़ 20%। चीनी तिब्बती, जिसे किरात भी कहते हैं, 0.85%। और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा भाग है? भारोपीय, जिसे भारतीय यूरोपीय, इसको मिलाकर भारोपीय भी कहा जाता है और इसे आर्य भी बोलते हैं। यहाँ पे 73% भाग निवास करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भारत यूरोपीय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय यूरोपीय, जिसे आर्य भी कहा जाता है, कितना प्रतिशत है? 73% है। इसके बाद में द्रविड़, फिर ऑस्ट्रिक, फिर चीनी तिब्बती समूह है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भारत यूरोपीय या आर्य समूह। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए है, सीमांत श्रमिक वह है जो एक वर्ष में 183 दिन कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है, श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करता है।
तो ऑप्शन सी है ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई सही नहीं है। तो चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं अपन। देखो ये मैंने जो फ़ोटो लगाई है ये एनसीईआरटी बुक का कोटेशन है। तो इसमें दे रखा मानक जनगणना परिभाषा, मतलब मानक जनगणना क्या परिभाषा है। मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। सीमांत श्रमिक वह है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक स्तर की दृष्टि भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह है जो कम से कम 183 दिन काम करता है और सीमांत श्रमिक वह है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करता है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे क्या है, सीमांत श्रमिक वह श्रमिक है जो 183 दिन करता है। यहाँ पे मुख्य श्रमिक आएगा, इसमें मुख्य श्रमिक 183 दिन करता है, जबकि तो यहाँ पे ऑप्शन डी आ जाएगा। न तो एक सही है न ही दो सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ें कि भारत में जो जनगणना के आंकड़े हैं वो प्रति 10 वर्ष में इकट्ठे किए जाते हैं। और भारत की पहली संपूर्ण कब हुई थी जनगणना, 1881 में। तो कौन से सही हैं, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही हैं। चलो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 व 2 दोनों सही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य की सर्वाधिक, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे भारत में उत्तर प्रदेश में 19.98 करोड़ जनसंख्या सर्वाधिक है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, और इसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश में, जो कि 5वें नंबर पे आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो आज इस श्रृंखला में 10 क्वेश्चन लिए गए हैं, और भी थोड़ी बची हुई है। थोड़ी सी जितने भी संभावित क्वेश्चन बनेंगे अगली श्रृंखला में हम उनका विश्लेषण करेंगे। लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया गया है, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, और इस पर चर्चा अगले वीडियो के शुरुआत में करेंगे। जब तक आप इसके जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है। तो जब अपन भारत की अवस्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं तो अपन अध्ययन करते हैं कि भारत के उत्तर दक्षिण की दूरी और पूर्व पश्चिम की दूरी, मतलब भौतिक विस्तार में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी बतानी है, वो भी किस में, किलोमीटर में। और इसमें ऑप्शन ए क्या है, 2933, 3216, 2856 और 3214। तो आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के लिए एक
मोटिवेशन मिले और एक अच्छा कार्य करने के लिए हम इसी प्रकार मेहनत कर सकें। धन्यवाद।